नमस्कार अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजी जी, नमस्कार। अनुपम जी, जिन लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर नहीं चलेगा, उनको तो बहुत बड़ा झटका लग गया है। फर्रुखाबाद में 20-25 घरों पर बाबा का बुलडोजर चला है और उसके बाद से त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। नहीं, देखिए, कुछ कंफ्यूजन हो गया लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप उत्तर प्रदेश सरकार या सबके लिए कहा कि आप अपराधियों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई दो तरीके से होती है। एक तो ये होता है कि भाई कोई अपराधी है, उसका मकान भी नक्शा नहीं पास है, उसने गलत तरीके से बनाया है, उसने प्रॉपर फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी की, बुलडोजर चला दिया। दूसरी ये होता है कि जैसा कि आपने भद्रसा में जो रेप कांड हुआ था मोहित खान का जो होटल वगैरह गिराया गया था, उसने ग्राम सभा की जमीन और जो गांवों में जाने वाली पगडंडियां होती हैं उन पे कब्जा कर रखा था। उसने गांव के तालाब पे कब्जा कर रखा था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सरकारी जमीन यहाँ पे कब्जा है, वहां पे बुलडोजर चलाने से हम नहीं रोक रहे हैं। अच्छा देखिए, कोई कोर्ट रोक भी नहीं सकती। बात को समझने की कोशिश करें जी। फर्ज करें कि आपने नेशनल हाईवे पे या किसी हाईवे पे या सड़क पे मानिए आपने एक गुमटी बना ली, आपने रातों रात एक झोपड़ी बना ली, तो क्या करेंगे? आपको नोटिस देंगे, आपको 3 महीने का नोटिस देंगे, 1 महीने का नोटिस देंगे और 1 महीने के लिए उस नेशनल हाईवे को बंद कर देंगे। आप सोचे ना। तो अगर जब आप सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करते हैं, जब आप सरकारी जमीन पे कब्जा करते हैं, तो उसके लिए नोटिस की भी जरूरत नहीं है। सही पूछिए तो उसके लिए तो भाई आपको नोटिस दिया तो फिर ठीक है, उतने दिन के लिए क्या हम सड़क बंद कर देंगे? पार्क, आप मानिए किसी आपने पार्क पे कब्जा कर लिया, तो आपको 3 महीने आपको हम पार्क में रहने देंगे? आपने सड़क पे कब्जा कर लिया तो हम 3 महीने के लिए सड़क बंद कर देंगे? और कोर्ट उनको रोक भी नहीं सकती। कोई कोर्ट नहीं रुकेगा, कोई कोर्ट नहीं रोकेगी। इसलिए नहीं रोकेगी क्योंकि भाई ये फिर तो कानून बचेगा ही नहीं ना। फिर तो आपने कह दिया बुलडोजर कहीं नहीं चल सकता, तो लोग जाएंगे सड़कों पे कब्जा कर लेंगे। आप फर्ज करें कि आप जाते हैं, आप दिल्ली एयरपोर्ट पे कब्जा कर लेते हैं, तो कहेंगे भाई हम आपको नहीं हटा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चलना है। आप लाल किले पे कब्जा कर लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कुछ नहीं हो सकता। ये कैसे होगा भाई? ये कैसे होगा? तो जितने बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ फर्रुखाबाद में नहीं हुई है, पहली बात देखें। आपने दिल्ली ईदगाह के बगल में देखा है बुलडोजर चला है, आपने सोमनाथ मंदिर के बगल में देखा है, उन्होंने मंदिर से ऊंचे ऊंचे मस्जिद और मीनारे और दरगाह और मुसाफिर खाने और क्या क्या और मदरसे बना रखे थे। तो उन सबको, अच्छा अगर उसको समय पे भी नहीं गिराया जाता तो आज 15-20 साल बाद वही नौबत आ जाती जो काशी में हो, जो मथुरा में है। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसे तमाम जगहों पे बुलडोजर चल रहे हैं और धुआंधार चल रहे हैं जहां सरकारी जमीन कब्जा में है। अब यहाँ पे जो मामला था फर्रुखाबाद में ग्राम सभा की जमीन थी, उस पर जिला प्रशासन को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाना था। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए जिला प्रशासन जब पहुंचा तो देखा भाई जमीन पे कब्जा है। तो फिर ये मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट से इस पे आदेश हुआ कि हाईकोर्ट ने आदेश किया कि खाली कराइए इसको। भाई ऐसे कैसे होगा? तो उसमें भी आप जानने हुआ क्या, जो एक आदमी है उसके परिवार के अलग अलग मेंबर्स ने 25 घर बना रखे थे। एक सिंगल फैमिली में जो वहां पे एक परती भूमि होती है, जो बंजर भूमि होती है, जहां खेती नहीं हो सकती। अच्छा, जो बंजर भूमि होती है उसको उस पे भी खेती करने के लिए सरकार में एक अलग पूरा डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट बंजर भूमि को वापस उपजाऊ भूमि बनाने के लिए पूरा काम करता है। बहरहाल यहाँ पे एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्लान था, तो साहब इसको जिलाधिकारी कार्यालय से लेके हाईकोर्ट तक ये गया मामला। और फाइनली जैसे दिल्ली में हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि जो जमीन है वो ईदगाह की नहीं है, वो वक्त की नहीं है, वो जमीन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की है, दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। उसी तरह यहाँ पे भी कोर्ट का आदेश आया। और आप इसको समझिए, एक सिंगल फैमिली के अलग अलग मेंबर्स ने 25 घर बना रखे थे और तमाम अदालतों में हारने के बाद, अदालत के आदेश के बाद ये बुलडोजर चला। अब चूंकि उन लोग यादव जाति से आते थे, तो अखिलेश यादव ने इसको इतना मुद्दा बना दिया। नटशेल में स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो बाकायदा नामों की लिस्ट जारी की है। और जो उन्होंने ट्वीट किया है अनुपम जी, वो भी बड़ा मतलब बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने उसमें क्या लिखा है कि जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए वो दूसरों के घर उजाड़ने से पहले सोच नहीं रहे हैं। टारगेट पर मोदी जी हैं और योगी जी हैं। भाई जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए उनको जाने दें। जिन्होंने बिना किसी कमाई के अरबों के बंगले बना लिए, असली घर तो उन्होंने उजाड़े हैं। आप बताएं, मुलायम सिंह यादव जी प्राइमरी के टीचर थे,
वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद उनके परिवार से 42 लोग राजनीति में आ गए, 42। मुलायम सिंह के खानदान में किसी ने एक दिन एक नौकरी नहीं की। इनकी आय का स्रोत क्या है, इनके इनकम का सोर्स क्या है? वही विधायक की सैलरी, वही सांसद की सैलरी। लेकिन आप इनके पास जमीनें देखें, इनके पास आप पैसे देखें, आप इनके पास असासे देखें, इनकी जायदाद देखें, कई हजार करोड़ की पूरी। तो साहब, हाँ, इसी तरह आप गांधी परिवार देख लें। मोतीलाल नेहरू के बाद गांधी परिवार में किसी ने काम नहीं किया। ना जवाहरलाल नेहरू, ना इंदिरा गांधी, ना संजय गांधी, ना राजीव गांधी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया। इन लोगों की तनख्वाह वही तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह, एमपी की सैलरी से सब जी रहे। तो एमपी की सैलरी में वो आप बताइए, साल में मतलब साल में 65 बार वो विदेश जाते हैं, आरटीआई बताती है। 4 साल में 250 बार विदेश गए। सोनिया गांधी पूरी दुनिया घूमती, प्रियंका गांधी घूमती। तो साकिब, ये पैसे आ कहां से रहे? लालू यादव को देखें, लालू यादव की इतनी अपनी फोटोग्राफ दिखाते हैं कि साहब हम चपरासी के कमरे में रहते थे, राबड़ी बरती है, राबड़ी देवी के बर्तन मांजने की फोटो है। हाँ, तो वो रातों रात इतने अमीर होगी। लालू लौटते हैं सिंगापुर से और तेजस्वी चले जाते हैं दुबई। उसके पहले तेजस्वी यूरोप चले जाते हैं, सब प्राइवेट हेलीकॉप्टर प्लेन से। ये पैसे आ कहां से रहे हैं? तो आप जब अखिलेश यादव का बंगला देखें, आप मुलायम सिंह यादव का बंगला, तो ये देख के आश्चर्य होता है कि वेयर आर दे गेटिंग द मनी फ्रॉम। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी चल रहा था कि साहब, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ था। दुर्भाग्य ये है सीबीआई का, दुर्भाग्य कि पहली बार सीबीआई ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीबीआई के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया कि साहब हम ये मुकदमा वापस ले रहे हैं। और आपने वो मुकदमा वापस देके मुलायम सिंह को पद्म भूषण दे दिया। तो भाजपा की राजनीति देख लीजिए, कमाल की राजनीति साहब। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप उन पे मत जाइए कि जिनके अपने रहने के घर नहीं, जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया। जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया, कम से कम उनके पास बेईमानी का कोई कारण नहीं है। पर जिन्होंने अपना घर नहीं, जिन्होंने अपने बंगले बसाए, जरा वो ये तो बताएं कि बंगले आए कहां से हैं। अंजू जी, सर, बंगलों में अगर शीश महल देख ले, जिनको बंगला नहीं चाहिए था, गाड़ी नहीं चाहिए था, उनका हाल देख ले। कोविड काल में 55 करोड़ का वो शीश महल बना लिया अरविंद केजरीवाल, जिसको छोड़ने को राजी नहीं है। और जिसको छोड़ते हुए कहा जा रहा है मैं अपना घर छोड़ रहा हूं। अरे वो सीएम का घर है, जो सीएम बनेगा उसका घर है, उसको छोड़ते हुए भी दर्द हो रही है। और राघव चड्ढा गुहार लगा रहे थे केंद्र सरकार से कि केजरीवाल को दिल्ली में कोई अच्छी जगह पर बंगला दिलाएं। ये हाल है इन लोगों के। राघव चड्ढा ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें कही। उन्होंने कहा केजरीवाल सारी सुविधाएं छोड़ रहे हैं, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगला वाक्य उनका बेशर्मी के साथ ये था कि केजरीवाल को नया बंगला दिया जाए। केजरीवाल ने शीश महल अभी तक नहीं छोड़ा है। शीश महल उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनको दूसरा बंगला नहीं मिला है। तो आप देखिए, कहने को उन्होंने कह दिया हम शीश महल छोड़ रहे हैं, पर आज एक हफ्ता के बाद कहा था उन्होंने, एक हफ्ता हो गया उन्होंने शीश महल नहीं छोड़ा, और वो अब नया बंगला मांग रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम कोई सरकारी सुविधा भी नहीं लेंगे। सब मक्कारी है, बेईमानी है, दोगलापन है अंजू जी। और वैसे भी शीश महल तो चले, शीश महल तो फिर भी सरकारी है, भले उन्होंने अय्याशी अपने अय्याशी के लिए बनाया है, पर यहाँ तो लोग निजी बंगले बड़े बड़े बना रहे हैं। बंगले नहीं, आप क्या बना रहे हैं साहब? आप कभी सोचे, कभी गांधी परिवार का फार्म हाउस देखें आप दिल्ली में, कभी आप अखिलेश यादव का बंगला, मुलायम सिंह का देखे, लालू यादव का देखे, तेजस्वी की कोठी देखे दिल्ली में। वे आर गेटिंग दिस मनी फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं भाई? इनके खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की, इनके खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया। इकलौती चीज उनकी उनकी सांसद और विधायक की तनख्वाह। सांसद और विधायक की तनख्वाह में लोग कई हजार करोड़ की संपत्ति कैसे लेके आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जिनके पास अपने घर नहीं है। कमाल की बात है साहब। सर, तभी तो जब सरकारी बंगला खाली किया था अखिलेश ने, तो टोटियां भी चुरा कर ले गए थे। पर सर, पैसे कहां से आ रहे हैं? कुशीनगर में देखिए, नकली नोटों की फैक्ट्री लगी हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े गए ना वहां पर, और उसके तार बांग्लादेश और नेपाल तक फैले हुए, पता नहीं कहां कहां तक। हमारे अपने प्रयागराज में मदरसे के अंदर नकली नोट छप रहे थे, और उसके बाद उसका आधा कारखाना मिला कब्रिस्तान के पीछे जो मजार थी उसमें मिला। तो यानी तीन चीजें उसमें जुड़ गई। उसमें कब्रिस्तान जुड़ गया, मजार जुड़ गई और मदरसा जुड़ गया। और बाद में आप अपना जितना गंदा काम है वो मस्जिदों से, मजारों से, मदरसों से और कब्रिस्तानों से कर रहे हैं, और बाद में आप कहेंगे कि साहब पुलिस हमारे इतने पवित्र स्थानों पे घुस रही है। सर, कुशीनगर वाला मामला जो है वो तो धीरे धीरे करके जांच आगे बढ़ेगी। कितना क्लोज है वो भी शख्स जो समाजवादी पार्टी का नेता था अखिलेश यादव के, उसमें तो कहा जा रहा है कि और भी समाजवादी पार्टी के नेता शामिल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश से अगर उसके तार जुड़ रहे हैं सर, नेपाल की करेंसी वहां पर मिली है, तो फिर तो खेल बहुत बड़े लेवल पर खेला जा रहा होगा ना। अब इसी तरह से टकसाल चल रहा होगा, और जो पैसा कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा होगा।
अब तो 100-100 के नोट छपने लगे ताकि लोग बड़े ध्यान से भी ना देखें। और महाकुंभ से पहले अगर ये सब कुछ हो रहा है सर, तो कहीं तो राजनीतिक क्षय होगी, उसके बिना तो नहीं हो सकता ना। कमाल तो है साहब, किसी पार्टी के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, किसी के तार बांग्लादेश से जुड़ते हैं। जो हमारी मेन इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके तार क्या, तो सीधे सीधे समझौता ही कर लेती है चीन के साथ, और बताने तक को तैयार नहीं होती क्या वो समझौता किया है। तो कोई अमेरिका का पपेट बन के नाच रहा है, तो सब ठीक है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। सर अब तो आप ये देखिए कि जिस तरह से कश्मीर में बवाल मचा हुआ है, महबूबा मुफ्ती बड़ी परेशान है। वो हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्ला मारा गया है, उसके लिए छाती पीटी जा रही है, अपनी रैलियां कैंसिल कर दी हैं, उसको शहीद बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता भी यही जुबान बोल रहे हैं। वो जो मीलों दूर बैठा है, जिससे कोई लेना देना नहीं है सर, उसके लिए छाती पीटी जा रही है। यहाँ बगल में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, तो इन सब की जुबान पर ताले लगे हुए थे, तब इनको इंसानियत याद नहीं आ रही थी, अब ये इंसानियत का डंका पीट रहे। देखें, एक जमाने में लालू यादव अपने साथ वो एक ओसामा बिन लादेन का हम शक्ल लेके चलते थे। अब आप सोचिए, सोच लीजिए, शरद पवार की पार्टी की नेता कह रही है कि हमको ओसामा बिन लादेन की जीवनी पढ़नी चाहिए। हम महबूबा जितेंद्र मुफ्ती को आव्हाड की 5,000 किलोमीटर दूर इनको गजा पट्टी नजर आता है, और जहां पे रह रही है कश्मीर में, वहां कश्मीरी हिंदुओं के साथ मार के भगा दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, गिरजा टिक्कू को काट के आरा रेप के बाद आरे की मशीन में काट के 2 टुकड़े कर दिया गया, और इनकी एक दिन की चाय नहीं छूटी, और ये आज एक दिन का व्रत कर रही हैं। ये सपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इनको बांग्लादेश से मतलब आरे छोड़े, बांग्लादेश तो बहुत दूर की बात है। जब भदरसा में अगर मोहित खान बलात्कार करता है तो इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। लखनऊ में कक्षा 5 की लड़की मुश्किल से 10-11 साल उम्र है, उसके 2 मुस्लिम उसको उठा के गैंग रेप करते हैं, उनकी तरफ इनकी ध्यान नहीं जाता। क्यों क्यों? क्योंकि भाई वो कमाल है साहब, आपने जो रेपिस्ट का रिलीजन ढूंढ लिया, और उसके बाद आप खामोश हो गए। और रही बात महबूबा मुफ्ती की, दिन से ज्यादा मक्कार कौन होगा? देखिए यार, ये जितने, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत कंफ्यूज है। पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान जश्न मना रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं नसरुल्लाह के मरने पे, और हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान छाती पीट रहा है। आपको मालूम भी है नसरुल्लाह कौन था? आपको मालूम भी फिलिस्तीनी कौन है? आपको मालूम भी गाजा पट्टी में क्या हो रहा है? आपको मालूम भी लेबनान में क्या हुआ है? डू यू इवन नो? कुरान में दर्जनों बार इजराइल का नाम आया है, फिलिस्तीन का नाम एक बार भी नहीं आया। फिलिस्तीन नाम ही नहीं। कुरान की बात कर रहा हूं, कुरान शरीफ में दर्जनों बार इजराइल का नाम है, और फिलिस्तीन का नाम है ही नहीं। और ये कहते हैं फिलिस्तीन होना चाहिए, इजराइल नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोच लें, आप अपनी जो पाक मुकद्दस किताब है उसी के हिसाब से अगला जा रहे हैं साहब। सर नसरल्लाह के लिए अगर छाती पीट रहे हैं, तो फिर तो सीधे सीधे आतंकवादी का महिमा मंडन ही तो हो रहा है। तो क्या ये महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर के युवा हैं उनको आतंकवादी बनने के लिए कह रही हैं, जब उसको शहीद बता रही हैं? भाई नसरुल्लाह तो फिर भी इतनी दूर है, जब ये बुरहान वानी के लिए छाती पीट रहे थे, जब ये अफजल गुरु के लिए छाती पीट रहे थे, कौन सा आतंकवादी जिसके लिए इन्होंने छाती नहीं पीटी? आतंकवाद बनाया ही इन लोगों ने। पत्थरबाजी कराता कौन था? यही लोग कराते थे। अपनी लड़कियों को लंदन, अमेरिका और दिल्ली पढ़ाते हैं, और बाकी बच्चों से पत्थर चलवाते हैं। ओवैसी को देख लीजिए, उनके बच्चा अमेरिका में डॉक्टरी कर रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को सड़क पर उतार रहे हैं। तमाशा बना के रख दिया है, और लोग खुशी खुशी तमाशा बन भी रहे हैं। क्या कहा जाए? तमाशा बन रहे हैं। बड़गांव में किस तरह का प्रोसेशन निकाला हुआ था, प्रदर्शन कर रहे थे आप, और उमर अब्दुल्ला की जुबान देख लीजिए, वो भी यही कह रहे हैं। उनकी पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं ने अपनी रैलियां कैंसिल कर दी। कांग्रेस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही चुनाव लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, तो फिर इसका मतलब है कि कांग्रेस भी इसी स्ट्रेटेजी पर चल रही है। वो भी छाती पीट रहे होंगे, कांग्रेस के नेता भी नसरल्लाह के लिए। क्यों? प्रियंका गांधी तो रेगुलर ट्वीट करती रहती है फिलिस्तीन के लिए, गाजा पट्टी के लिए, लेबनान के ट्वीट तो आप देखिए रोज ही आते रहे। राहुल गांधी को भी देख लीजिए आप। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, जब इनको इतना ज्यादा मोहब्बत है, तो ये जो भारत में छाती पीट रहे हैं, ये हमास और हिजबुल्लाह के साथ लड़ने क्यों नहीं चले जाते भाई? केरल में बहुत ढेर सारे लोग आईएस के साथ लड़ने गए थे ना, तो ये हमास और हिजबुल्लाह के लिए लड़ने क्यों नहीं चले जाते इतनी छाती पीटने की जगह? सर मैंने भी आज ट्वीट किया था कि इनको तो स्पेशल फ्लाइट करवानी चाहिए, उसमें लाद कर सबको भेज दो। भाई यहाँ रोने से क्या मतलब है, वहां जाइए, देखिए वहां क्या हो रहा है।
इतनी दूर बैठकर क्या नजारा करने की जरूरत है? अंदर घुसिए, लड़िए उनके लिए। लेकिन सर 7 अक्टूबर को जो कुछ हमास ने किया इजराइल के साथ, उसकी तस्वीरें सबने देखी, उस पर भी इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। वहां पर नहीं किया, इंसान ना 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 ना, गलत 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 अंजू जी। रिएक्ट किया, खुशियां मनाई, हाँ अच्छे अच्छे ट्वीट डाले, पटाखे छोड़े। ये हर बार यही होता है, जब आप लोग इजराइल को जाके उंगली करते हो, उसको परेशान करते हो, उसको 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 आप दो चार मिसाइल भेजते हो, और उसके बाद वाह वाह मैंने कर दिया कर दिया कर दिया, फिर जब वो पलट के मारते हैं तो उसके बाद वो रोना शुरू, मार दिया मार दिया मार दिया। कमाल है साहब, चुटकी आप काटते हो, फिर घूसा वो मारता है। तो जब चुटकी काट के आप ताली बजाते हो तो फिर घूसा खा के रोते क्यों? सही कह रहे हैं आप, चुटकी काटते हैं और जब वहां से घूसा पड़ता है तो रोना। और विक्टिम कार्ड सर, तब तो विक्टिम कार्ड खेला जाता है, तब तो यूएन तक में रोना रोया जाता है कि देखिए मार रहा है, इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। मतलब ये कहा गया ना कि लेबनान में बच्चों को मार रहा है, इसराइल महिलाओं को मार रहा है। लेकिन वो वक्त भूल गए जब करीब करीब 1 साल पहले 7 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ था। लेकिन सर अब जिस तरह की राजनीति के साथ ये अब्दुल्ला मुफ्ती चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, आखिरी दौर बचा हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का, इसीलिए सब कुछ रायता फैलाया जा रहा है। पहली बात तो आप जान लें कि कश्मीर में किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में हर सीट पे वो आदमी जीतेगा जो भाजपा को हरा रहा होगा। कश्मीर की वादी में एक टिकट भाजपा को एक सीट नहीं मिलने वाली। मिलने वाली जो थोड़ी बहुत सीटें हैं वो जम्मू में मिलने वाली हैं। जम्मू में कांग्रेस एक अलग वादा कर रही है, कश्मीर में वादा कर रही है कि 370 वापस ले आएंगे, और जम्मू में वादा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे जम्मू में स्मार्ट मीटर्स लगा दिए हैं बिजली चोरी रोकने के लिए। कांग्रेस कैंडिडेट ढूंढ घूम घूम के वहां वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई तो हम स्मार्ट मीटर हटा देंगे, यानी सीधे सीधे बता रहे हैं कि हम आपको बिजली चोरी करने देंगे, और इस बात पर उनको वोट भी मिल रहा है। आप ऐसा कोई लालच देके कश्मीर में एक भी मुस्लिम वोट नहीं खरीद सकते, लेकिन हिंदू वोट जम्मू में बिक रहा है। और रही बात नसरुल्ला की साहब, तो जो सबसे बड़ा उसमें हुआ, पहले भी बहुत लोगों को मारा ईरान, ये इसने इसराइल ने, लेकिन साहब अमेरिका में न्यूयॉर्क से बैठ के आदेश दिया इसका नेतन्याहू ने, और अपनी उस फोटो को बड़ा वायरल कर दिया, बड़ा वायरल कर दिया। अगर आपके पास वो फोटो हो तो आप दिखाएं, अभी नहीं नहीं होता हो। तो देखिए मैं आपको भेजता हूँ ट्विटर पे। साहब उन्होंने अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क से बैठ के होटल से फोन करके कहा मारो लेबनान को। कमाल कर दिया। जहां पे बगल में खड़े होके बाइडेन कह रहे हैं कि मैं युद्ध विराम करा रहा हूं, आपने उसी 21 दिन था। वहीं बैठ के आदेश दिया। और फिर इतना ही नहीं, अपनी फोटो अमेरिका में बैठ के लेबनान पे हमला करने के लिए जो आपने आदेश दिया, ऐसा आदेश देते हुए आप अपनी फोटो जारी कर दी। मेरी समझ में साहब ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सर आप ये सोचिए कि अभी हफ्ता भर पहले जो पेजर में धमाके हो रहे थे, वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे थे, सोलर पैनल में धमाके हो रहे थे, वो भी तो कभी नहीं देखा सुना। पेजर में धमाका होना तो अकल्पनीय है कि कैसे हो सकता है एक साथ 5,000 या 3,000 पेजर्स उनमें धमाके हो जाए। तो वो स्ट्रेटेजी मोसाद ने या इजराइल ने कैसे तैयार की होगी सर, उसके लिए भी तो दिमाग लगाया होगा। मतलब कितनी कितनी जनसंख्या है इजराइल की, कैसे नाक में दम दे रखा है उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के। इसको इस तरह जान लीजिए कि सारे मुस्लिम कंट्रीज जो आसपास बैठे हैं और जो इजराइल पे हमला करते रहते हैं, उन सब के पास जो आर्मी है वो करीब 2.25 करोड़ है। इजराइल के पास 1.5 लाख फौजी भी नहीं है एक्टिव, और सोचिए उसने सबकी नाक में नकेल डाल रखी है। 1967 में 1967 में 6 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था, और इसको 6 डेज वॉर कहा जाता है। सारे अरब मुल्कों ने मिलकर किया था 6 डेज वॉर। 6 दिन के अंदर इजराइल ने सबको हरा दिया, सबने समर्पण कर दिया। गोलन हाइट्स पे कब्जा कर लिया, सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया। सिनाई पेनिनसुला तो खाली कर लिया, गोलन हाइट्स पे आज तक खाली नहीं किया। सर पर अभी तो ईरान के चीफ देखे वो खमेनी कैसे छिपे बैठे हैं, सुरक्षित जगह पर उनको भेजा गया है, सेफ रूम में भेजा गया है। ये क्या है, कितने डरे हुए हैं इस वक्त। और ऊपर से आप देखिए सऊदी अरब के जो प्रिंस है, क्या बोला उन्होंने कि कोई भी मक्का मदीना में आकर फिलिस्तीन के पक्ष में या इजराइल के खिलाफ स्यापा नहीं करेगा।
हमारे यहाँ किसी को भी कोई धरना प्रदर्शन या पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं है, यानी कि पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा फिलिस्तीन का हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, हमें परवाह ही नहीं है फिलिस्तीन की। आप कैसी बात कर रहे हैं, जो बहुत पहले पर्दा छाड़ चुकी है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये जो 70 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आज तक एक भी फिलिस्तीनी को एक भी इस्लामी मुल्क ने अपने यहाँ पनाह नहीं दी आज तक। सिर्फ एक बार जॉर्डन ने दी थी, तो इसाब गए और जॉर्डन में जाके जॉर्डन के राजा पे, जॉर्डन का जो बादशाह, उस पर 2 बार इन्होंने उसकी जान लेने की कोशिश की। उसने लात मार के सबको निकाल दिया। तब से आज तक इनको कहीं पनाह नहीं मिलती। फिलिस्तीनियों को जो पनाह मिलती है वेस्टर्न कंट्रीज में मिलती है। एक भी इस्लामी मुल्क इनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अभी जब हूती रिबेल्स जो है कि जो यमन से मिसाइल मार रहे थे इसराइल के ऊपर, तो बीच में जॉर्डन और इजिप्ट और सऊदी अरबिया उन मिसाइल्स को मार के गिरा दे रहे थे। तो उन्होंने तो पहले दिन से कह दिया कि साहब अब बहुत हो गया, अब हम इनके साथ खड़े रहने वाले नहीं है साहब। सर अगर हम वापस कश्मीर घाटी की तरफ लौटें तो जम्मू में तो योगी आदित्यनाथ ने जाकर चुनाव प्रचार किया है, 5-5 6-6 रैलियां की हैं, लेकिन कश्मीर का रुख उन्होंने नहीं किया। इसकी कुछ खास वजह लगती है आपको? देखिए, आप जब जम्मू तक जाते हैं और कश्मीर नहीं जाते हैं, 5 रैली आप करते हैं, 5 रैली आपको मिली थी, 5 रैली अमित शाह को मिली थी, और लेकिन आप कश्मीर न जाकर सिर्फ जम्मू में 5 रैली करते हैं और आप कश्मीर नहीं जाते, तो आप साफ साफ बता देते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ हूं, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करता। एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने मुंह से तो नहीं कहा, बस वही करके दिखा दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसी जगह रैली नहीं करूंगा जहां पे हमारी जीत की गुंजाइश नहीं है। हम चाहे जो बोले, इनको जब वोट देना ही नहीं तो हमें जाना भी नहीं। अमित शाह जाते हैं पर योगी आदित्यनाथ नहीं जाते। ये योगी आदित्यनाथ का तरीका है, अपना अंदाज है, ये बताने के लिए कि आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना समय खर्च नहीं कर रहा हूँ, बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। जिनको जहां से वोट नहीं मिलना, मुझे वहां जाना ही नहीं। सर वहां जाकर भी तो उन्होंने पाकिस्तान को डराया है। उन्होंने कहा ना कि यहाँ चुनाव जीतेंगे, वहां देखिए पीओके तो हमारा है और बहुत जल्द हमारा हो ही जाएगा। इससे ज्यादा मजेदार बात यह कि यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में शहबाज शरीफ ने इस बात का रोना रोया है कि साहब हमसे कहते हैं हमसे पीओके छीन लेंगे। सोचिए, उन्होंने जाकर रोना रोया। एक काम करें हमारे दर्शक, एक बार जाके गूगल पे डाल के देखें, लिखे मनमोहन सिंह यूनाइटेड नेशन, और आपको जितनी खबरें आएंगी आपको नजर आएगी कि एक जमाना था, आज से 10 साल पहले हमारा भारत का प्रधानमंत्री इसी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर रोना रोता था कि साहब पाकिस्तान आतंक फैला रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है। 10 साल से रोना हमारी तरफ से बंद हो गया, अब 10 साल से वो रो रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमको डरा रहे हैं कि हमसे पीओके ले लेंगे। ये डर अच्छा है। जैसे कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं तो डर अच्छा है। सर ये डर अच्छा है। और वहां पर भी वो ये कह रहे थे कि देखिए जो कश्मीर घाटी है वहां पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन के खिलाफ इसराइल अत्याचार कर रहा है, वैसे भारत की आर्मी वहां पर अत्याचार कर रही है। ये सारी की सारी बातें भी वहां पर रोई गाई जा रही थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को सरेआम धमकी दी कि देखिए हम तो बहुत जल्द पीओके लेने वाले हैं, तो अखिलेश यादव को पिछली बार पेट में दर्द हुआ था, तब उन्होंने ये कहा था कि अरे योगी तो ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनको तो ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। लेकिन अब की बार जो स्टेटमेंट दिया है योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद तो अखिलेश यादव ने चू भी नहीं की। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, उसको क्या कहें, अब उनकी अपनी राजनीति चल रही है, ऊपर वाला जब तक चला रहा है। रही बात साहब शहबाज शरीफ के ये कहने पे कि कश्मीर में ऐसा हो रहा, कश्मीर में, हमारे कश्मीर में कैसा हो रहा वो जाने दें। सबसे बड़ी बात है कि डेमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीओके में हो रहा है। बवाल तो पीओके में हो रहा है, बवाल तो बलूचिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी पे हमला तो पीओके और बलूचिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान से अलग होने के जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो तो बलूचिस्तान और पीओके में हो रहे हैं। पाकिस्तान को कोई सीरियसली हिस्ट्री नहीं लेता है जी, लेकिन चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है, पागल लोग हैं, हाथ में जब बंदर के हाथ में उस तरह जैसे होता है, उस तरह इन पागलों के हाथ में एटम बम है। तो इसलिए झक मार के इनकी बात सुननी पड़ती, बाकी इनको सीरियसली कोई नहीं लेता है। इनको सीरियसली बस सर हमारे देश में कांग्रेस ही लेती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही वहां जाकर बोलते हैं ना पाकिस्तान से कि मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद कीजिए ना। आम भी हमारे वहीं से देश में आते अगर हैं, आम भी वहीं से आते हैं सर। हमारे देश में कांग्रेस पार्टी अगर इनको सीरियसली ले रही तो उसका कारण है पाकिस्तान के नाम पे उनको हिंदुस्तान में वोट भी मिलते हैं अंजू जी। सर वहां से फवाद चौधरी टाइप लोग राहुल गांधी की जीत की दुआएं भी तो मांगते हैं, सोशल मीडिया पर मैसेज लिखते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा जा सकता है कि क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता कहलाता है दोनों का। प्रयागराज का एक बड़ा रोचक किस्सा है भाई, हमने तो देखा नहीं, हम बता नहीं सकते, पर किसी इलाहाबाद के लोग के पूछे तो बताएंगे। 1971 में जब वॉर हो रहा था तो साहब यहाँ पे जो सेंट्रल एयर कमांड आ गया था इलाहाबाद में, तो माना जा रहा था कि शायद पाकिस्तानी प्लेन्स यहाँ तक चले आए। तो उस जमाने में बताया जाता है कि
ब्लैकआउट कर दिया जाता था, सारे शहरों में ब्लैकआउट हो जाता था, शाम के बाद लाइट नहीं जलती थी, जिसमें अगर पाकिस्तानी प्लेन्स आए भी तो उनको नजर ना आए कि आबादी कहाँ है, और जब उनको यही नहीं पता चलेगा आबादी कहाँ है तो बम कहाँ गिराएंगे। उस जमाने में यहाँ पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे, लोग छत पे खड़े होकर टॉर्च जलाते थे। क्या बात अब है। बड़ा मशहूर किस्सा है ये। तो साहब वो कहते थे वो पाकिस्तान से हमारे भाई आए, हम उनको रास्ता दिखा दे। कभी उनके जहन में ये नहीं आया, कभी उनके दिमाग में ये नहीं आया कि जहां पे टॉर्च नजर आएगी बम भी तो वहीं गिरेगा। मतलब और वो आप कौन से क्या बच जाएंगे। तो अब इसका क्या किया जाए इस मेंटालिटी का। सर ये भी तो एक कहा जाता है ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो ये कहा गया वो बम फेंक देगा, एटम बम चला देगा पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा था चलाने दो, एटम बम चलेगा, भारत तो कुछ बच भी जाएगा, वो तो पूरे के पूरे खुद ही फना हो जाएंगे। तो जो हाथ में लेकर घूम रहे हैं एटम बम, सर जिसकी धमकी फारूक अब्दुल्ला भी देते कि उन्होंने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास एटम बम है, तो एटम बम चलाएंगे तो खुद भी तो मरेंगे। आज आप एक के बाद ऐसे नाम ले रहे हैं जिनमें से किसी भी आदमी के कोई दिमाग नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का कोई भरोसा नहीं है, अभी बैठ के रामधुन खाने लगेंगे, अगली बार वो कश्मीरी पंडितों की जान के दुश्मन हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के पैरोकार हो जाएंगे। कुछ मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं साहब, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों की बातों का क्या ही कहा जाए साहब, लेकिन इस देश में राजनीति का आलम यह है कि फारूक अब्दुल्ला से लेके राहुल गांधी तक सबको पसंद करने वाले फॉलोअर्स मिल ही जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इनके केवल मुस्लिम फॉलोअर्स ही हैं, हिंदुओं का भी एक बड़ा हिस्सा इनके साथ पीछे घूमता है, और ये इस देश का दुर्भाग्य है। सर जिनको सेकुलर कीड़ा काटा हुआ है ना, वही हिंदू जो है वो इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन उनको भी बहुत भाई जल्द। देखिए अंजू जी, मेरा बात यह है ना, जो सेकुलर वर्ल्ड को भी बड़ा बदनाम किया गया है। देखिए सेकुलरिज्म जब फ्रांस से शुरू हुआ था तो फ्रांस में ये होता है कि साहब सरकार के लिए आप ना आपकी जाति मैटर करती है, ना आपका धर्म मैटर करता है, ना आपका लिंग मैटर करता है। उनको फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। उनको ये नहीं परम पड़ता कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो। उनको ये भी नहीं पड़ता है कि आदमी हो या औरत हो। उनके लिए सब लोग बराबर है। पर हमारे देश में सेकुलरिज्म कहने को सेकुलरिज्म है, मुसलमानों के लिए अलग धर्म है, सबके लिए अलग धर्म है, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग आरक्षण है, सबके लिए अलग नियम है। तो नाम का सेकुलरिज्म है ना, तो ये इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म है। प्रॉब्लम इससे है, अगर आप सही मायने में सेकुलरिज्म ले आए तो फिर तो ना कोई मेजॉरिटी बचता है ना माइनॉरिटी बनता है, सरकार के आगे सब समान है। सर तभी इसको सूडो सेकुलर भी तो बोलते हैं ना कि असली। एग्जैक्टली तभी इसको सूडो सेकुलरिज्म सर बोलते हैं। इतनी बातें हमने की है तो ओवैसी जी की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। जय फिलिस्तीन बोलने वाले संसद के अंदर आज की तारीख में तो वो मुझे लगता है बोरिया बिस्तर बांध कर जा ही रहे होंगे उस तरफ। चले हम आपको चलते चलते एक मजेदार किस्सा और बता दें अंजू जी। अभी जब पेजर ब्लास्ट हुआ तो वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे जो वॉरियर है, जो दिन रात गजा पट्टी के सीना पीटते रहते हैं, जो फिलिस्तीन का जय फिलिस्तीन करते रहते हैं, मैं गिना दूं, राणा अयूब हो गए, आरफा खानम शेरवानी हो गई, साइमा सबा हो नकवी। गई, सबा नकवी हो गई, ये ये जुबैर हो गया, ये ओवैसी हो गए। मैं सबको चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, अभी आप जाइए ट्विटर पे जाके देखें कि जब पेजर ब्लास्ट हुआ तो इनमें से एक भी आदमी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। इधर उधर के ट्वीट एक आध रिट्वीट कर दिए, अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं लिखा। मालूम क्यों? सबके सब डर गए। इन्होंने कहा यार ये तो वहां से बैठ के मारता है और बड़ा लंबा लंबा मारता है। आप देखे जब नसरुल्ला को मारा तो नेतन्याहू ने बयान दिया कि हम मकड़ी का जाला नहीं है। हम क्यों कहा हम मकड़ी का जाला नहीं? क्योंकि 24 साल पहले नसरुल्ला ने कहा था कि इजराइल मकड़ी का जाला है। तो 24 साल बाद उस बात का उन्होंने बदला लेके कहा मकड़ी का जाला नहीं है। इतना लंबा वो याद रखते हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये तो पेजर फट रहा है, मोबाइल फट रहा है, टीवी फट रहा है, लैपटॉप फट रहा है, वो सोलर सिस्टम फट रहा है, कार का रेडियो फट रहा है। साहब बड़े खतरनाक लोग हैं। और आपको बता रहा हूं, जो लोग 1 साल से गाजा पट्टी के नाम पे सीना पीट रहे हैं, उनमें से एक भी आदमी ने पेजर ब्लास्ट के बाद एक भी बवाल नहीं किया। सब खामोश है। नसरुल्लाह तक कारण बता रहा हूं, सब डर गए, खौफ में आ गए हैं कि यार इजराइल से तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इनसे दूरी रहो, इनके रडार पे नहीं आना है। सर पाकिस्तान में तो वैसे सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी होगी, इनकी ईरान की तरफ आते आते पता चला इधर ही आ गया तो उनके तो और भी ज्यादा दिक्कत की बात है। लेकिन सर ये एक ऐसे लोग हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तो इनको इंसानियत याद आती है जब इनके ऊपर कुछ होता है, जब दूसरों पे होता है तब इनको इंसानियत याद नहीं आती। जब जब इन्हीं हमास वालों ने इजराइल में जाकर
7 अक्टूबर को तबाही मचा दी, तो किसी को इंसानियत याद नहीं आई। और आज तो तस्वीरें ऐसी-ऐसी डाली जा रही है सोशल मीडिया पर कि एक बाप बैठा है बच्चे को लेकर, बच्चा भले ही पैर हिला रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि देखिए मेरा बच्चा मर गया, कितना ज़ुल्म कर दिया इज़राइल ने। तो ये सब सर एक तरह से आतंकवाद को ही समर्थन देते हैं, इनको इंसानियत से कोई लेना-देना नहीं है, और वही तमाशा हमारे कश्मीर घाटी में भी देखने को मिल रहा है। आपने सर इस विषय पर वक़्त निकाला चर्चा करने के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।